सभी को नमस्कार। आज रीड टेस्ट सीरीज़ में दूसरे टेस्ट का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देख सकेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, श्री गणेश शब्दस्य चतुर्थी एकवचन रूपम अस्ति। श्री गणेश अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए इसके रूप में वो रामवत चलेंगे, राम की तरह चलेंगे, बालक की तरह चलेंगे। तो इसमें रामाय वैसे ही श्री गणेशाय, हम बोलते भी हैं श्री गणेशाय नमः। नमः में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये पहला विकल्प उत्तर होगा। गणेशात है वो पंचमी विभक्ति है, गणेशस्य वो षष्ठी विभक्ति है, और गणेश है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है। दूसरा प्रश्न, अस्मद् शब्द से षष्ठी बहुवचन रूपम अस्ति। अस्मद् शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप हमें इनमें से चयन करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे अस्मद् आते ही आपके ऐसे शुरू हो रहा है, तो अहम आपके दिमाग में आना चाहिए, अहम दिमाग में आए, यानी अस्मद् अहम उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष। तो इसके रूप में वो अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि ये पूछते ही रहते हैं और इनके बिना हमें ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। तो ये देखिए, अस्मद्, युष्मद् और एक तत्, इन तीन के रूप आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो अस्मद् में देखो, प्रथमा विभक्ति है वो अहम, आवाम, वयम। अहम मानी मैं, आवाम मानी हम दोनों, वयम मानी हम सब। ये रूप आपको याद करने हैं। तो इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति है वो माम, आवाम, अस्मान। तृतीय विभक्ति है इसमें मया, ये इंपॉर्टेंट है, मया यानी मेरे द्वारा। आवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी विभक्ति है मह्यम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अनुवाद में और विभक्ति में खूब काम आएगी। आवाभ्याम, अस्मभ्यम। फिर पंचमी विभक्ति है मत, आवाभ्याम, अस्मत्। पंचमी है वो, ये हो ही गई। षष्ठी विभक्ति है वो मम, मम के साथ में मे भी हो सकता है, मम मानी मेरा। और आपको ये ध्यान रखना है कि षष्ठी विभक्ति तो मम है, लेकिन वचन और रूप दोनों देख लें आप, वचन और विभक्ति, ये बहुवचन है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक वचन है वो तो क्या है, मम। और मम में खास ध्यान रखना है कि ये नहीं लगाएं, ये नहीं लगाना है, ये है वो इसमें नहीं होगा। मम में मैं पूरा लिखें। मम है वो प्रथमा है, आवयो हो द्विवचन है, वो एक वचन था, और हमें पूछा गया है बहुवचन, तो ये होगा अस्माकम। तो पहला उत्तर हो जाएगा अस्माकम। और मम है वो भी षष्ठी विभक्ति है, लेकिन ये एक वचन है। अस्मा भी है, ये हमने पढ़ा तृतीया बहुवचन है। अस्मा भी क्या है, तृतीया बहुवचन। आवयो, आवयो है वो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, ये षष्ठी भी है और सप्तमी भी है और द्विवचन है, द्विवचन। तो अस्मद् के रूप आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। तीसरा प्रश्न देखो, नदी शब्द से सप्तमी एकवचन रूपम अस्ति। तो नदी शब्द है, उसके रूप आपको याद करने। ये इकारांत पुल्लिंग है, इकारांत स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं बल्कि क्या है, स्त्रीलिंग है। नदी के रूप अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। और इसमें देखो, नदी, नद्यो, नद्य है, नदी, नद्यो, नद्य है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दूसरे में देखो, नदीम, नद्यो, फिर ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, वो अच्छी तरह से ध्यान में रखना है आपको, नदी ही, ये ध्यान में रखोगे। देखो दोनों में अंतर देखो, एक तो है बिना विसर्ग का और एक है विसर्ग का,
दोनों में विभक्ति में अंतर है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। दोनों को ध्यान से देख लें। उसके बाद में तृतीय है वो नद्याम, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी विभक्ति इंपॉर्टेंट है नद्ये। लगभग ये इसमें तुलना करके आप याद रखें। नदीभ्याम, नदीभ्य है, फिर नद्या है, इसमें दे रखे हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो नद्या है, ये दे रखा है। तो नद्या है वो कौन सी विभक्ति है? पंचमी और षष्ठी एक वचन है। ये पंचमी भी है और ये षष्ठी भी है एक वचन, ठीक है। और इसके बाद में नद्यो, ये नद्यो दे रखा है, तो नद्यो है वो द्विवचन है। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, ये है षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। नदीसु है वो इसमें बहुवचन होता है, सप्तमी बहुवचन। नदीसु में ध्यान रखना है सप्तमी बहुवचन में कि आपको ये दूसरा से यानी मूर्धन्य से है उसका ही प्रयोग करना है, क्योंकि ई की मात्रा है। और फिर देखो ये नद्या, तो नद्या हो ही गया कि इसमें नद्या जो शब्द है वो तृतीया एक वचन है। ये क्या है? तृतीया एक वचन। नद्याम है वो सप्तमी एक वचन है, इसलिए हमारा उत्तर है वो क्या होगा? नद्याम, यानी तीसरे में बी होगा दूसरा उत्तर। लता शब्द से ये पहले भी आपको बता दिया, पहले टेस्ट में भी। लता, रमा, माला ये आकारांत स्त्रीलिंग है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि देखिए लताया हमें पूछा है तृतीय एक वचन, लेकिन प्रत्येक हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो इसमें देखो लताया ये पंचमी और षष्ठी एक वचन है। पंचमी भी है और षष्ठी भी है और एक वचन है। फिर है लतया, ऐसे ही रमया, ऐसे ही मालया, तो ये तृतीया एक वचन। लतया है वो क्या है? तृतीया एक वचन। फिर है लताए, तो लताए है वो चतुर्थी विभक्ति है। लताई चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो ये चार का मतलब चतुर्थी है और एक का मतलब एक वचन है। पहले मैं लिख रहा हूँ वो विभक्ति है और दूसरा वचन है। वचन में तीन हो गए, एक लिखूं तो एक वचन, दो लिखूं तो द्विवचन, तीन लिखूं तो बहुवचन। ऐसे ही विभक्ति हैं वो भी 7 तक की संख्या हो जाएगी, ताकि हमें थोड़ी शीघ्रता से इसको कर सकें। फिर लतायाम, तो लतायाम है वो सप्तमी एक वचन है। ये क्या है? सप्तमी एक वचन। हमारा प्रश्न देखो कि तृतीया एक वचन, तो तृतीय एक वचन है वो क्या होगा? लतया। तृतीय एक वचन है वो क्या है? लतया है। फिर है हरि शब्द, प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है। हरि शब्द में आपको ध्यान रखना है ये इकारांत पुल्लिंग है, लेकिन ये हरि नहीं होता, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लें। हरि, हरि है वो क्या है? ये इकारांत है, ई छोटी इकारांत और पुल्लिंग है। लता है वो आकारांत स्त्रीलिंग है और हरि है वो इकारांत पुल्लिंग है। तो हरि में देखो हरि शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति, तो हरि शब्द है उसका द्वितीय का बहुवचन रूप हमें लिखना है। इसमें आप हरि के रूप निश्चित रूप से याद कर लें, हरि हरि हरिये है। यहाँ आपको ध्यान रखना है हरि ही, ये मात्रा बड़ी, हरि हरिये है, ये इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। और द्वितीय विभक्ति है वो इसमें क्या हो जाएगी? हरिम, हरिम हरि हरीन, हरिम हरि हरीन। और हमें पूछा भी क्या है? द्वितीय बहुवचन रूपम, तो इसलिए ये हरीन हो जाएगा। और ये तृतीय एक वचन है, हरिणा, तृतीय एक वचन। हरिणाम है वो षष्ठी बहुवचन, षष्ठी है और बहुवचन, बहुवचन के लिए 3, षष्ठी बहुवचन। हरिम, हरिम द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन,
हरि। हरि के रूप में वो अच्छी तरह से याद कर लें। इनमें मेरी दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट हरऊ है, और ये प्रश्न भी कैसे देते हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि हरो है ऐसा रूप है, वो हमें रामय में देखते हैं तो ये द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया में मिलता है। जैसे रामय रामो रामः, वैसे ये विकल्प दे देंगे कि निम्नलिखित में से द्विवचन नहीं है, तो ये द्विवचन का स्वरूप लगता है, लेकिन है क्या ये एक वचन है, तो सप्तमी एक वचन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पहले का पूछा हुआ है। ये बात मेरी समझ गए ना आप, कि जैसे ये विकल्प दे देंगे रामो बालको अध्यापको, और एक विकल्प दे देंगे हरो। इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो वचन का, कि निम्नलिखित में से द्विवचन रूप नहीं है, तो हरो नहीं है, ये क्या है एक वचन का रूप है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी के तीनों ही क्या हैं द्विवचन के। ये प्रश्न ही ज़्यादातर पूछते हैं, तो इसका खास ध्यान रखें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है वो शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी है, और ये आने भी चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम आगे विभक्ति कारक चिन्ह ये कुछ नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ये पूरे के पूरे हैं धातु रूप और शब्द रूप, वो प्रत्येक टेस्ट में इंक्लूड किए गए हैं ताकि आप भूलें नहीं। और ये करेक्शन आपने कर लिया होगा, ये हरि है, इसमें रे में ई की मात्रा छोटी, हरि। ये 5 प्रश्न हो गए। द्वितीय बहुवचन एक बार रूप ये फिर से उत्तर देख लें, ये इसमें क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न, हरि के रूप याद कर लें। जो रूप इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए वो ही इसमें दिए गए हैं। और छठा प्रश्न है वो देखो आप, निम्नलिखितेषु षष्ठी एक वचन रूपम अस्ति, यानी ये भिन्न भिन्न दिए गए हैं, तो षष्ठी एक वचन, तो षष्ठी एक वचन हमें देखना है। तो पहले सबसे पहले है वो क्या है लताया, तो ये पंचमी षष्ठी एक वचन है, ये पंचमी भी है षष्ठी भी है और एक वचन है। पंचमी षष्ठी एक वचन, लताया रमाया ऐसे ही एक वचन के रूप होंगे, और पंचमी और षष्ठी दोनों में एक से रहते हैं। हरो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन अभी आपको बता ही दिया। फिर है पत्युहु, तो ये पति शब्द है वो हरि की तरह नहीं चलते, थोड़ा सा चेंज होता है इसमें, यानी ये तय आद आ गया, तो ये पंचमी षष्ठी एक वचन है। पंचमी या षष्ठी और एक वचन, पंचमी षष्ठी एक वचन। पति है, इसमें भी आपको वैसे हरि की तरह चलते हैं ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा चेंज है इसमें, तृतीय विभक्ति में चेंज आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रथमा तो वैसे ही होगी जैसे हरि की है, पति पति पतिय है, पतिम पति पतीन, पति में द्वितीय विभक्ति है उसमें मात्रा बड़ी होगी, प्रग्रह जो संज्ञा होती है इसकी, और पतीन। एक आपको हमेशा ध्यान रखना है रूपों में कि ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, चाहे वो रामान हो, चाहे हरीन हो, चाहे पतीन हो, इनमें कभी भी नय नहीं आता, इसमें नए हल आएगा शब्द में, यानी जहाँ भी ये रूप हो वहाँ आपको ये ध्यान रखना है। और तृतीय विभक्ति एक वचन है वो जिसको ये तो हरिणा है जो 5 में दिया हुआ है ना, प्रश्न संख्या 5 में, और इसमें जो है ना वो पतिना नहीं होगा बल्कि पत्या होगा। ये थोड़ा सा चेंज आप ध्यान में रख लें कि पत्या पतिभ्याम पति भी, फिर पते चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है वो क्या होगा पते होगा। पतिभ्याम पति भी, और इसमें आप चतुर्थी विभक्ति देख रहे हैं पते पतिभ्याम पतिभ्य है। फिर देखिए पंचमी है और षष्ठी है, वो दोनों कौन सी होती हैं पत्यु, इसमें दिया हुआ है ही। फिर देखो पतिभ्याम पतिभ्य है, और जो इसकी षष्ठी विभक्ति है वो हो जाएगी पत्युहु पत्योहो पतिनाम। एक ये आपको और मैं बता दूं कि जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है उसमें आपको ई की बड़ी मात्रा करनी है, जैसे पति नाम, ये बहुत देते हैं प्रश्न, पति नाम, ऐसे जो है ना वो यहाँ मात्रा है वो बड़ी आएगी, जैसे हरिनाम, हरि नाम।
तो हरिनाम है, इसमें भी रे में ई की मात्रा बड़ी, तो ये मात्रा है वो सब में बड़ी होती है। ई की मात्रा जहाँ भी आती है वहाँ ये मात्रा बड़ी होगी, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हरिनाम में णे क्यों हुआ? रे के कारण, ये रे के कारण हुआ है। तो हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखितेषु षष्ठी एकवचन रूपम न अस्ति, यानी नहीं है। तो यहाँ प्रश्न वो सीधा ही हो गया, क्योंकि हम हरो के बारे में जानते हैं कि ये हरो है वो षष्ठी विभक्ति नहीं है, बल्कि कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। बाकी सभी हैं वो षष्ठी विभक्ति के हैं। वारी शब्द को अच्छी तरह से ध्यान में रख लें, क्योंकि वारी के शब्द हैं वो आपके छठी क्लास से शुरू हो जाते हैं इनके रूप। तो आप वारी शब्द है उसके रूप अच्छी तरह से याद कर लें, और इनके दो विभक्तियों के रूप समान चलते हैं, प्रथमा और द्वितीया में। जैसे ये देखिए आप, ये होगा वारी, यहां भी आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग नहीं है। और जबकि हरि में विसर्ग है, हरि में प्रथमा विभक्ति है, वो क्या होगी? ये होगी। तो दोनों में ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। वारी और मात्राओं का भेद है, द्विवचन में ये वारिणी हो जाएगा, री छोटी है णी बड़ी है, और बहुवचन में ये री बड़ी हो जाएगी और णी छोटी हो जाएगी। इन दोनों में आप ध्यान रखें। द्वितीय विभक्ति एकदम से वैसी है, वारी, वारिणी, वारिणी। और फिर देखो वारिणा तृतीय विभक्ति है, वारिभ्याम वारी भी, वारिणे वारिभ्याम वारी भी है। और ये पंचमी और षष्ठी है, वो दोनों ही है, वो क्या होगा? वारिण है। तो ये पंचमी भी है और ये षष्ठी भी है, दोनों होंगे, पंचमी और ये षष्ठी। तो पंचमी में तो सीधा ही हो जाएगा वारिण है वारिभ्याम वारी भी है। फिर षष्ठी में देखो वारिण है वारिणो वारिणाम। यहां भी आप देख रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, उसमें रे में ई की मात्रा बड़ी है, तो सब में बड़ी आती है। ये धातु रूप में खास, ये इसमें शब्द रूप में खास ध्यान रखें। और एक इसकी जो सप्तमी विभक्ति एक वचन है वो बहुत ही बार पूछा हुआ है, इसलिए उसका ध्यान रखोगे। इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है वो होगा वारिणी, 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 वारिणो, वारिषु। वारिषु लिखेंगे तो दूसरा से लिखेंगे, ये दोनों विकल्प प्राय देते हैं। तो वारिषु है वो इसमें दूसरा से आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वारी शब्द है वो नपुंसकलिंग है, यानी इकारांत शब्द नपुंसकलिंग है। ये वारी के बारे में आपको बता दिया। 7वां प्रश्न देखो, निम्नलिखितेषु सप्तमी एकवचन रूपम अस्ति। सप्तमी एकवचन रूपम, सप्तमी है और एकवचन रूपम न अस्ति, यहां दीर्घ संधि है, इसको ध्यान से पढ़ लें। न अस्ति यानी नहीं है। तो सप्तमी का फिर एक वचन का रूप आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आप देखोगे कि राम में सप्तमी एक वचन है ही, हमें अच्छी तरह से याद है। हरो का हमने देख ही लिया। फिर ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 10 रूप याद करने पर आप कवर कर सकते हो संस्कृत को, लेकिन वो ध्यान में रखना है कि कौन से शब्द रूप याद करने हैं। उसके बाद में देखो लतायाम है, तो लतायाम है वो भी क्या है? एक वचन सप्तमी विभक्ति है। और इसी प्रकार से ये देखिए आप फलयो, तो फलयो है वो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों होती है, लेकिन ये एक वचन नहीं है, बल्कि ये क्या है? द्विवचन है, ये द्विवचन। तो उत्तर हो जाएगा फलयो, डी। 8वां प्रश्न देखो, निम्नलिखितेषु चतुर्थी बहुवचन रूपम अस्ति। तो चतुर्थी बहुवचन का रूप आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आपको ये तेभ्य, तो तेभ्य है, इसका मतलब है किसका रूप हमें याद करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि तेभ्य है वो किसका होगा? तेभ्य तत् का। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अस्मद और युष्मद के ये दोनों ही जो रूप हैं वो एक ही लिंग में चलते हैं, लेकिन तत् के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। तत् है वो तीनों लिंगों में इसके रूप हैं वो चलते हैं। तो ये जो है ना वो इसलिए अस्मद और युष्मद है, उसमें लिंग नहीं होता, ये लिंग को प्रभावित नहीं करते, हिंदी में भी नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है
कि अस्मद है वो तो सर्वनाम उत्तम पुरुष है, युष्मद है वो सर्वनाम मध्यम पुरुष है, जैसे त्वम युवाम यूयम। और ये जो तत् है इसके तीनों रूप होंगे, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो तत् शब्द है वो पुल्लिंग, और ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में आपको ध्यान रखना है। तो पुल्लिंग वाले हैं वो आपको अच्छी तरह से याद, यही जो ट्रांसलेशन आप शुरुआती से करते हो, जैसे से तो ते, द्वितीय विभक्ति है वो तम तो तान, यहाँ ते का ध्यान रखना है। जो पुल्लिंग में तो बहुवचन है और स्त्रीलिंग में द्विवचन है, इसका खूब ध्यान रखें, ते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर क्या है कि राम में इसके थोड़े बहुत रूप हैं वो मिलेंगे, राम में थोड़े बहुत रूप मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप इन सब के लिए सर्व के रूप याद कर लें। सर्व के रूप हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो सर्व के रूप है उसके आधार पर, उसको आधार मान करके, उसके रट करके फिर आगे जैसे ईदम के आए चाहे वो तत् के आए, सारे इसी प्रकार से चलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तृतीय विभक्ति है वो तेन ताभ्याम तय, ये उसी प्रकार से सर्व के आधार पर ही है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि मिलान करना है, जैसे तेन ये नया नहीं होगा, उसमें रामेण हो जाएगा, सर्वेण हो जाएगा। ऐसे ही जो है ना वो ताभ्याम, तो ताभ्याम का मतलब सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम। और ऐसे जो है ना वो चतुर्थी में आप देखोगे तो इसमें होगा तस्मय, चतुर्थी एक वचन तस्मय, और उसमें क्या हो जाएगा सर्वस्मय। और फिर वही ताभ्याम तेभ्य, हमारा जो प्रश्न है उसमें भी क्या है तेभ्य है, तो तेभ्य है वो क्या है चतुर्थी बहुवचन रूप है, तो उत्तर हो जाएगा ये। ताभी, ताभी जो है वो इसमें लिंग का ध्यान रखना है कि ताभी है वो स्त्रीलिंग रूप है, ये है तो तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति बहुवचन है और स्त्रीलिंग रूप है, ये क्या होगा स्त्रीलिंग में ताभी। और उसमें जो है ना वो क्या होता है तय। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। एक इसमें मात्रा का ध्यान रखें, और वो क्या रखने है आ की मात्रा। जैसे ये तेभ्य है, इसी विभक्ति और वचन का स्त्रीलिंग में है वो क्या होगा ताभ्य होगा, दोनों में अंतर कर सकेंगे, दोनों का आपको ध्यान है रखना है। ऐसे फिर सर्वस्मात है तो ये तस्मात हो जाएगा, और फिर सर्वस्य है तो ये तस्य हो जाएगा, सर्वस्मीन है तो ये तस्मीन हो जाएगा। यानी पुल्लिंग में सर्व के देख लो, स्त्रीलिंग में सर्व के देख लो, और नपुंसकलिंग में सर्व के देख लो। तो ये आपको एकदम से याद होने चाहिए, रोजाना इनको उठते ही पढ़ना जरूरी है। और इनको जब भी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो मन मन में धातु रूप और शब्द रूप है वो दोहराएं, तभी ये परीक्षा तक याद रहेंगे। याद होने के बाद में फिर हम भूल जाते हैं, अभी टाइम पड़ा है परीक्षा का, तो आप इसमें इनका बार बार अभ्यास करें। ये अभ्यास करने की चीज़ है, जब भी आप फुर्सत में हो तब इनको मन मन में ज़रूर दोहराएं। अगर कहीं भूल जाते हैं तो फिर अपनी नोटबुक या किताब से कंसल्ट करके उसको कंफर्म करें, आलस से न करें। संस्कृत में अनुमान से प्रश्न सही कम ही होते हैं, अगर आपको आता है तो ही करेंगे आप। तो ये हो ही गया। फिर देखो ताभी है वो स्त्रीलिंग हो गया ना, ताभी है वो स्त्रीलिंग है और तृतीय विभक्ति है। विभक्ति कौन सी है तृतीया बहुवचन। फिर इसके बाद देखिए आप तस्मय, तो तस्मय है वो पुल्लिंग है, तस्मय पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन। ये देखिए पुल्लिंग, पुल्लिंग है ये, और चतुर्थी है और एक वचन है। पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन यानी तत् का ही भेद है। फिर देखिए ताभ्याम, तो ताभ्याम है वो अपने आप में इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है कि ये तीन विभक्तियों में आता है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इन तीनों में इसका प्रयोग होता है ताभ्याम का। और ये ताभ्याम है वो द्विवचन है, भ्याम जहाँ भी आएगा वो द्विवचन में आएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं
कि ये 3 ही नहीं बल्कि 9 में काम आएगा। यानी पुल्लिंग में भी तीनों विभक्तियों में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में ताभ्याम रहेगा। स्त्रीलिंग में भी तीनों में ताभ्याम रहेगा। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में भी ये रहेगा। तो 9 तो एक से ही शब्द है, ये आपको ध्यान में रखने। तो तत् के रूप अच्छी तरह से ध्यान में रख लें, इनके बिना आपको संस्कृत अनुवाद नहीं आ सकेगा। रूप और शब्द रूप है, धातु रूप और शब्द रूप, ये दोनों संस्कृत में 10 प्रश्नों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको रटते रहिए, याद करते रहिए। बस यही है कि आप संस्कृत में पूरे प्रश्न सही कर सकें। तो ये 8 का प्रश्न था, जिसका उत्तर मैंने आपको बता ही दिया कि पहला होगा ए, तेभ्ये। सहस्तेन खादति, अत्र रेखांकित पदे विभक्ति वचन स्थे। तो रेखांकित है वो हस्तेन। ये मैं आपको बाद में वीडियो सॉल्यूशन क्यों करवाता हूं कि जो भी गलतियां वो दुरुस्त हो जाती हैं, क्योंकि मिस प्रिंट वगैरह कर देते हैं और आप भी चौकन्ने रहें, यानी कुछ न वो छांट करके भेज भी देते हैं आप में से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पेपर में कोई भी एक आध त्रुटि रह जाती है, उसको हम दुरुस्त सॉल्यूशन के द्वारा करते हैं। तो हस्तेन, यहाँ हस्तेन है, ये रेखांकित है, ठीक है। तो इसमें विभक्ति और वचन बताना है। वैसे तो विभक्ति नाम आ गया नहीं, तब तीनों में विभक्ति वाला शब्द है वो हस्ती है, तो हस्तेन होगा। हस्त के राम की तरह ही रूप चलेंगे, उसमें ण हो जाता है और उसमें ने होता है। जैसे रामेण होता है वैसे ही है। तो तृतीय एक वचन है, यह क्या है, तृतीय एक वचन, इसमें सी हो जाएगा, तृतीय एक वचन। अगला प्रश्न देखो, भारतवर्ष से 28 यानी 28 राज्यानि सन्ति, अत्र रेखांकित पदे विभक्ति वचनम च। देखो ये वचनम, ये च के कारण ये हो गया स्तः, यानी इसमें विभक्ति और वचन है। अस्ति स्तः सन्ति, ये द्विवचन होने के कारण यहाँ स्तः का प्रयोग हुआ है। तो इसमें और भारतवर्ष से, तो ये राम की तरह ही चलेगा, इसलिए इसमें जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सप्तमी एक वचन। प्रश्न संख्या 11, हस धातो लट लकारे प्रथम पुरुष से एक वचन रूपम अस्ति। यहां आपको सबसे बड़ा करेक्शन करना है, नहीं इसमें नहीं करना है, आगे एक रुच धातु उसमें करना है। तो इसमें देखो हस धातु है, उसके रूप है वो पठ धातु की तरह ही चलते हैं। तो जैसे हससी, हसामी, हसते, हससी, तो इसमें धातु और लट लकार ये इजी प्रश्न है। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हमें छांटना है, तो प्रथम पुरुष का छांटना है। प्रथम पुरुष का छांटने में एक ही है इसमें, और आसानी से हमें पता चल जाएगा। तो ये देखिए आप, प्रथम पुरुष और एक वचन का चाहिए, तो प्रथम पुरुष से एक वचन, हस धातु, प्रथम पुरुष से एक वचन। तो प्रथम पुरुष से एक वचन है, उसमें आप याद कर लेंगे अब क्या, पठती, पठते है, पठंती, पठती, पठते है, पठंती, ये आप इसमें ध्यान में रख लोगे। तो जैसे पठते है वैसे ही हंसते है, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और हस्सी है वो मध्यम पुरुष का है, एक वचन का। हसामी है वो उत्तम पुरुष है एक वचनी। ये हस्सी है वो 2 बार लिखा गया, तो इसकी कोई बात नहीं है। तो इसमें जो उत्तर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, हस धातु। लट लकारे प्रथम पुरुष से एक वचन रूपम अस्ति, प्रथम पुरुष से एक वचन। इसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, प्रश्न थोड़ा टिपिकल हो गया, क्योंकि प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप हम देखेंगे तो ये प्रश्न है वो हमारा थोड़ा उलझ गया है। संस्कृत में ऐसे तो उलझते हैं। संस्कृत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइपिंग की, और इसमें आप देख लीजिए कि प्रथम पुरुष पूछा है, लट लकार पूछा है और एक वचन पूछा है। तो लट लकार एक वचन, इसमें आप भी देख रहे हैं शायद कोई है नहीं, जैसे हस्ती, हंसते, हसंती, तो
तो लट लकार है, प्रथम पुरुष भी है, लेकिन ये द्विवचन है। ये देखिए आप, ये क्या है, द्विवचन है। चारों के बारे में देख लो, हस्सी, ये भी हस्सी है, वो एक वचन है, लेकिन ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष। हस्सी मध्यम पुरुष है, एक वचन। हसामी है, ये उत्तम पुरुष है और एक वचन है। हस्त है, ये प्रथम पुरुष जरूर है, लेकिन ये है क्या, द्विवचन है। इसलिए आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज है वो पुरुष में करना पड़ेगा। पुरुष में चेंज करेंगे। तो ये आप यहाँ प्रश्न में समझ तो गए ही, प्रश्न हमें प्रश्न ही तो समझना है, परीक्षा में करना है सही। उत्तम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति, तो उत्तम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति, ये अगर आएगा तो ये हसामी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असामी। जैसे भवामी, पठामी, वैसे ही क्या हो गया, हसामी हो गया। इसके लिए मैं सॉरी के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो हस धातो लट लकारे, और यहाँ प्रथम के स्थान पर, एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि प्रथम के स्थान पर उत्तम करके प्रश्न को करें, और वैसे हमें ये आने चाहिए परीक्षा में। बात ये सरल प्रश्न है, इसकी कोई खास बातें नहीं है, और आप इसमें ये उत्तर करेंगे। इन चारों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है प्रश्नानुसार, इसलिए हमने प्रश्न ही चेंज किया। 2 प्रश्न चेंज होंगे इसमें, एक तो ये हो ही गया, एक 16 का प्रश्न भी चेंज होगा। तो इसमें प्रथम के स्थान पर क्या कर लोगे, उत्तम करने पर, और ये क्या हो जाएगा, हसामी। अगर यहाँ हमें मध्यम कर लेते हैं तो क्या होगा, हस्सी। और अगर प्रथम पुरुष से यहाँ द्विवचन कर लेते हैं तब क्या हो जाता है, हस्तः। तो ये 11वां प्रश्न। फिर देखिए, पठ धातो लिट लकारे। अब लिट लकार है, सभी लकार पूछे गए आपसे। उत्तम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति, पठ धातु है, ये तो एकदम से याद कर लेना, 2 प्रश्न तो इनमें से भी आएंगे। पठ धातु राम रूप में से भी आपके एक आध प्रश्न है वो जरूर आएगा, और ये हमें याद भी है, लेकिन वहाँ परीक्षा में हमें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये वक्त बताएगा। तो इसलिए लिट लकार है, और लिट लकार के चारों रूप चारों विकल्पों में है, इसलिए लकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन है, वो इसमें क्या हो जाएगा, पठिष्यामि। कौन सा होगा, पठिष्यामि। ये पहला उत्तर हो जाएगा। 12 का प्रश्न है, इसमें पहला है। पठिष्यति है, ये भी एक वचन है, लेकिन इसमें पुरुष है, वो कौन सा है, प्रथम पुरुष है। पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। और उसके बाद में पठिष्यावय है, तो पठिष्यावय है वो द्विवचन है। पठिष्यावय क्या है, द्विवचन। और कौन से में है, उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में द्विवचन, यानी ये उत्तम पुरुष से द्विवचन है। और पठिष्यामः है, ये भी उत्तम पुरुष का ही है, लेकिन ये बहुवचन है। उत्तम पुरुष से बहुवचन। इसमें प्रश्न है वो एक और भी बन सकता है, और वो क्या बन सकता है कि उत्तम पुरुष किसमें नहीं है, तो उत्तम पुरुष वो इसमें नहीं है, ये प्रथम पुरुष का है। बाकी देखो, पठिष्यामि, पठिष्यावय, पठिष्यामः, ये उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप है, और ये कौन सा है, प्रथम पुरुष है। लेकिन हमारा प्रश्न है वो तो उत्तम पुरुष एक वचन ही है, इसलिए पठिष्यामि हो जाएगी। भू धातो विधिलिंग लकारे, विधिलिंग चाहिए अर्थ में, प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति, यानी प्रथम पुरुष, पुरुष कौन सा है वो ध्यान से देख लें कि प्रथम पुरुष है। फिर लकार ध्यान में रख लें कि ये विधिलिंग है। और दूसरा देखो कि बहुवचन रूप चाहिए, बहुवचन रूप, जिस प्रकार से पठेत, पठ्यताम, पठेयुः होता है, वैसे इसमें आप देख लेंगे भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेत, भवेताम, भवेयुः, तो इसमें भवेयुः हो जाएगा। ये क्या होगा, भवेयुः। और इसमें भवन्तु, तो भवन्तु है वो कौन से लकार में आएगा, भवन्तु है वो लोट लकार में आएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन है। ये है लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन।
तो ये लोट लकार बहुवचन तो है लेकिन लोट लकार है। अभवन, तो अभवन भी आपको ध्यान में रखना है। अभवन है वो बहुवचन है, प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष बहुवचन है लेकिन इसका लकार है वो पूछा गया वो नहीं है, बल्कि कौन सा है, लंग लकार है। ये लंग लकार, प्रत्येक का आपको ध्यान रखना है। और भवंती है वो लट लकार का बहुवचन है। भवंती है वो क्या, लट लकार है, बहुवचन। तो 13 का प्रश्न है, उसमें उत्तर क्या हो जाएगा, बी। थोड़ी मिस्टेक है वो स्टार्टिंग में हो रही है, बाद में इनको सुधारने के लिए कहा जाएगा। मैं टेक्निकल जो कर रहे हैं काम उनसे कहूँगा आज। गम धातु यानी गम धातु की लोट लकारे मध्यम पुरुष द्विवचन रूपम अस्ति। मध्यम पुरुष से द्विवचन रूपम अस्ति। दोबारा देख लीजिए प्रश्न, 13 का प्रश्न, भू धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भवेयु। थोड़ा व्यवधान हो गया बीच में, तो ये भवेयु इसका उत्तर होगा। भवंतु मैं आपको बता ही दिया कि भवंतु है वो क्या है, भवंतु लोट लकार में बहुवचन है। अभवन, अभवन है, अभवन में आपको ध्यान रखना है कि ये भी बहुवचन है लेकिन ये प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति, बहुवचन है, प्रथम पुरुष है, लेकिन लकार ये नहीं है। लकार कौन सा है, लंग लकार। ये हमने देख लिया, लंग लकार है। भवंती है वो लट लकार का बहुवचन रूप है। यानी हम इसमें देख रहे हैं चारों ही बहुवचन के रूप हैं, लेकिन विधिलिंग लकार का बहुवचन कौन सा है, भवेयु। जो 11वां प्रश्न है उसमें करेक्शन वहाँ भी मैंने करवा दिया है, और इसमें आप देख लें कि हस्सी को हस्ती पढ़ा जाए, हस्यति। फिर ये प्रश्न है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न, गम धातु लोट लकारे यानी गम धातु लोट लकार आज्ञा अर्थ में मध्यम पुरुष द्विवचन रूपम अस्ति। मध्यम पुरुष का और द्विवचन रूप कौन सा है। सबसे पहले लकार देखें, ट्रांसलेशन करते समय भी आपको बताएंगे, अनुवाद करते समय, कि सबसे पहला काम होता है लकार को देखना। और लकार है वो हिंदी वाक्य अगर लिखा हुआ है तो उसके अंत, उसका अंत कैसे हो रहा है उससे पता चलता है। तो गम धातु लोट लकारे यानी लोट लकार है, गम धातु है, मध्यम पुरुष द्विवचन रूपम अस्ति। तो लोट लकार में ये सारे आप देख सकते हैं, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। इसमें एक चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि लोट लकार में कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। विसर्ग का प्रयोग कहीं नहीं होगा। लोट लकार में विसर्ग का प्रयोग कहीं भी नहीं होता है। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। गच्छत है वो तो नहीं हो सकता। गच्छत है वो क्या है, द्विवचन है लेकिन लट लकार मध्यम पुरुष है, गच्छत है। तो ये आप इसमें ध्यान में रखेंगे। और हमारा प्रश्न है वो क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन रूप लोट लकार। तो लोट लकार में ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर है वो हमें द्विवचन के रूप में लिखना है, तो गच्छतम हो जाएगा, गच्छतम यानी ए उत्तर होगा। इसमें ए हो जाएगा, गम धातु में ए का आंसर सही है। अगच्छतम है तो अगच्छतम ए लगने पर प्राय लंग लकार होता है, तो अगच्छतम भी द्विवचन मध्यम पुरुष है लेकिन ये द्विवचन है। और हमें जो उत्तर है वो कौन सा छांटना है, ये हमें देखना है कि अगच्छतम ये लंग लकार का है, हमें उत्तर किसका, लोट लकार का। गच्छेतम, गच्छेतम ए की मात्रा आने पर प्राय विधिलिंग होता है, तो इसमें ये गच्छेतम है वो भी द्विवचन है लेकिन ये विधिलिंग लकार का है। जैसे गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे है, गच्छेतम, गच्छेत। यहाँ गच्छेत का ध्यान रखना है कि तय में हल्का निशान नहीं आएगा, ये ध्यान में रखें।
देखो दोनों में अंतर करके अंतर पर खूब प्रश्न पूछते हैं। ये गच्छेद है, एक ये गच्छेद है, दोनों में आप अंतर कर सकेंगे। दोनों ही वो विधिलिंग लकार के हैं, लेकिन ये गच्छेद जिसमें हल्का निशान है, ये तो क्या है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। और ये जो गच्छेद है बिना हल्के निशान वाला, ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। ये क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन, विधिलिंग लकार के हैं दोनों। तो ये आप इसमें ध्यान में रखें। और गम धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष द्विवचन रूपम अस्ति, तो हमारा उत्तर है वो 14 के प्रश्न में पहला हो गया, गच्छतम, ये उत्तर होगा। पा धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति, ये पा धातु, देखो पा धातु है, इसके रूप दो प्रकार से चलते हैं। अब तक भी हमने ये जो पढ़े हैं उसमें भी आप देख लें कि दो प्रकार के हैं ना, प्रश्मयपदी और आत्मनेपदी। तो अब तक प्रश्मयपदी धातुएं थी, अब ये आत्मनेपदी भी है। तो पा धातु है, उसके दो प्रकार से रूप चलते हैं, एक भवादि गण में, अब तक ये भवादि गण ही थे, 10 गण होते हैं ना, तो ये भवादि गण, भवादि गण यानी भू धातुओं के श्रेणी में आते हैं ये। तो भवादि गण के रूप इसमें आपके दिए गए हैं। इसका जो दूसरा जो रूप चलता है वो अदादि गण में चलता है, अदादि गण, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। पेपर थोड़ा सा के स्त्री आ जाए तब इस तरह की बात होती है, अदरवाइज तो नहीं होती रीट में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पा धातु प्रश्मयपदी और भवादि गण के रूप हैं। और भवादि गण के रूप हैं वो, जैसे पा है उसका पिब बन जाता है, पा का क्या बन जाएगा, पिब बन जाएगा। और इसके रूप हैं वो उसी प्रकार से चलेंगे जैसे पठती पढ़ते हैं। तो पिबती पिबते पिबंती पिबसी पिबथे पिबथ पिबामी पिबावह पिबामह। इसका आपको एक तो ये ध्यान में रखना है कि लिट लकार रूप पूछ सकते हैं, ये लट लकार है, और इसमें रूप किसमें पूछा है, लंग लकार में। तो लंग लकार में भी कोई खास समस्या नहीं है। लिट लकार इसका भिन्न है, और वो कैसे बनेगा, पाश्चेती, पाश्चेती, पाश्चेत्य है पाश्यंती, पाश्चेती पाश्चेत्य है पाश्यंती। दोबारा देख लो, पाश्चेती पाश्चेत्य है पाश्यंती, ऐसे रूप चलेंगे। ऐसे जो है ना वो पाश्चेसी पाश्चेत्य है पाश्चेत्य, पाश्यामी पाश्यावय पाश्यामय, ये इसके रूप चलेंगे। बाकी कोई चेंज इसमें नहीं होता है। लेकिन ये भवादि गण की प्रश्मयपदी धातु है, और इसका अर्थ है वो पीना होता है। एक जो दूसरा, जैसे दूसरी पा धातु है, इसका अर्थ होता है रक्षा करना। स्त्री पेपर आने पर इसका पूछ सकते हैं, रक्षा करना। इसके जो रूप है वो अदादि गण में चलते हैं। किस में चलेंगे, अदादि गण में चलेंगे। तो अदादि गण में इसके रूप हैं वो इस तरह से चलेंगे, पाती, यानी पा सीधा ही जुड़ेगा, पाती पाते है पांति। ऐसे जो है ना वो पासी पाथे है पाथ, पामी पावह पामह। तो कहीं आप ये समझ लो कि ये गलत है, तो ऐसा नहीं है। बस एक इसमें सहूलियत है कि लिट लकार में चाहे वो पा का पिब बने, यानी पीना अर्थ हो, पा का एक अर्थ पीना हो गया, दूसरा रक्षा करना, रक्षा करना है ना, उसके अर्थ में पाती पाते पांति। लेकिन लिट लकार है, इसमें दोनों के रूप एक से चलेंगे, पाश्चेती पाश्चेत्य है पाश्यंती। ये आप ध्यान में रखोगे। तो पिबती है वो तो हो गया प्रथम पुरुष एक वचन, और पिबामी है वो उत्तम पुरुष से एक वचन, पाश्यामी है पाश्यामी, ये भी उत्तम पुरुष से एक वचन। ये लिट लकार है, ये दोनों लट लकार के रूप है। ए पिबाम है वो इसका उत्तर अपने आप ही हो गया। अगर कहीं भी नहीं है तो लंग लकार हो तो 3-4 धातुओं को छोड़ करके सब में जो है वो पहले क्या लगता है, ए लगता है। ऐसे आप कुछ याद करोगे तो आप भी इनका अनुभव कर सकते हो, अपने अनुभव से इनको करें। ये पा धातु है, तो ये पा में प्रश्मदी
परस्मैपदी हैं, लेकिन ये भवादिगण है। और पाती, पातः, पांति ये क्या है, अदादिगण है। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न, ये बड़ी गलती है पेपर में, और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ धातु तो क्या दे दिया, हस, और विकल्प में रूप किसके दे दिए, रुच के। अब करेक्ट कर दिया गया है, वो मैंने करवा दिया। तो रुच, रुच मानी अच्छा लगना, रुचना, तो रुच धातु के रूप है, आपको रुच धातु में ध्यान में रखना है। और रुच धातु लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति, तो इसका उत्तर है वही ध्यान में रख लें बस, रोचनते। ये क्या होगा, रोचनते होगा, और ये आत्मनेपदी है। ये क्या होगा, आत्मनेपदी धातु है। आत्मनेपदी के कुछ रूप हैं वो थोड़े से क्लिष्ट होते हैं, जिनकी हमें प्रैक्टिस कम होती है, तो आत्मनेपदी में आप इनको ध्यान रखें। रुच धातु तो हो ही गया। ऐसे 4-5 धातुएं जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें दे दी गई हैं। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेव धातु। ये 17 का प्रश्न देखो, सेव धातु लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति, तो ये आत्मनेपदी है और भवादिगण है। भवादिगण और आत्मनेपदी, आत्मनेपदी है, भवादिगण है। तो इसमें आपको भवादिगण में तो ये धातु आती है, लेकिन ये क्या है, आत्मनेपदी हो गई। तो आत्मनेपदी होने पर हमें थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही है कि इसके रूप हैं वो किस तरह से चलते हैं। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छठी क्लास की है, छठी से लेकर के 8वीं तक की बात है, हमें ज़्यादातर है वो कर रहे हैं। तो सेव धातु है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस पर प्रश्न पूछा गया है। इसमें आप लट लकार के रूप और लिट लकार की, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो आप अच्छी तरह से कम याद कर लें, क्योंकि सरल पेपर में ये 2 लकार हैं वही पूछे जाते हैं। अन्य अगर आपको याद नहीं हो तो आप ध्यान में रखें। जैसे मैं आपको बता दूं कि लट लकार के रूप हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, तो ये देखिए आप सेवते, इनका रूप ही बदल जाता है, पढ़ती जैसा नहीं है। हाँ, सेवते। फिर दूसरे में देखो एक मात्रा, इसका आप ध्यान रखोगे बीच वाली मात्रा का, इस पर बस इतना ही अंतर है, एक ही मात्रा लगेगी बीच में। और फिर है सेवंते, ये तो प्रथम पुरुष के तीनों वचन हो गए। सेवते एक वचन, सेवेते द्विवचन, सेवंते बहुवचन। ऐसे जो हो जाएगा वो क्या है, सेव से, सेवे थे, सेवद्वे। सेवद्वे का ध्यान रखें। और उत्तम पुरुष इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रश्न पूछने में, ये सेवे ही होगा, सेवे। सेवावहे और सेवामय, एक रूप याद कर लोगे, उसके बाद में अन्य के आपको आ जाएंगे, सेवामय। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि लट लकार और लेट लकार, लोट लकार, इनमें किसी में भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। आत्मनेपदी में, आत्मनेपदी में किसी में भी विसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है। देखो कहीं भी विसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, तो यह आप ध्यान में रखें। अब प्रश्न पर लौटते हैं कि सेव धातु लिट लकारे, यहाँ बात चल रही है लिट लकार की, तो लिट लकार में वो इस से लगा देंगे, जैसे सेवी सेते, इसका जो रूप है वो कैसे चलेगा, सेवी सेते। यहाँ भी आप ध्यान रखें इस से का ये ई की मात्रा है, इसलिए दूसरा सा आएगा, तीसरा नहीं आएगा। तो सेवी सेते ये लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है, और यही इसका उत्तर होगा। इसके तीनों रूप आप देख सकते हैं, वैसे ही लगा दें। अब एक ही मात्रा लग जाएगी ये में, तो ये द्विवचन हो जाएगा, और न लग जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। ये देखो सेवी सेंते, ऐसे जो है ना वो सेवी से बोलने में भी दिक्कत आती है, सेवी से। ऐसे ही सेवी से थे, सेवी से धवे। फिर देखो सेवी से, उत्तम पुरुष है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है, सेवी से, सेवी श्यावह, सेवी श्यावह, सेवी श्यामह। यहाँ एक ही मात्रा है, तो ये लिट लकार के रूप हैं।
और हमारा उत्तर क्या हुआ, सी हो गया। ये सेव धातु आत्मनेपदी है और भवादिगण है। कई बार सीधा प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से आत्मनेपदी धातु कौन सी है, या बीच में कोई जैसे आपके गद्यांश देंगे तो उसमें से प्रश्न छांट कर दे देंगे, तो वो आपको ध्यान में कोई शब्द छांट कर दे देंगे तो वहाँ, और ये भी पूछ लेते हैं कि प्रश्नपदी है या आत्मनेपदी है। हम रूपों में ही याद करने में रह जाएं और वो बेसिक प्रश्न पूछ लें। तो 5-7 धातु जो आत्मनेपदी है वो ध्यान में रखनी है। कुछ धातुएं हैं वो उभयपदी हैं, यानी दोनों में चलती हैं, प्रश्नपदी भी हैं वो और आत्मनेपदी भी हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखो, लब धातो लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। लब मानी प्राप्त करना, लब का अर्थ क्या है, प्राप्त करना है, और लब है वो भी आत्मनेपदी है, भवादिगण है और ये आत्मनेपदी है। यह आत्मनेपद शब्द है वो आपने हिंदी में भी पढ़ा है, ये तत्पुरुष समास में आता है, ऐलुक तत्पुरुष में, इसका लोप नहीं हुआ, एक ही मात्रा है। तो आत्मनेपदी है ये, और इसमें लकार कौन सा पूछा है, लोट लकार, तो थोड़ा सा का हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप सेव धातु के रूप याद कर लेते हो तो उसी प्रकार से चलते हैं। जैसे उसमें सेवते था तो इसमें क्या हो जाएगा, लभते, लभते लभ्यते लभन्ते, लब से लभ्यते लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे। इसमें लिट लकार में खास ध्यान रखें, यानी भविष्यत काल में लिट लकार में इसके रूप है वो थोड़े से बदल जाते हैं, और वो इस तरह से होंगे लप सेते, लप सेते, ये के ऊपर मात्रा नहीं है, दूसरे में ये के ऊपर मात्रा है, लप सेते, ये द्विवचन हो जाएगा, और लप सेनते, इस प्रकार से रूप चलेंगे इसके। तो इसमें देखो भय का पय हो जाता है, ये खास ध्यान रखना है लिट लकार का। लिट लकार में से ज्यादातर प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। यहां प्रश्न आपसे लोट लकार का पूछा गया है, और लोट लकार में भी कौन सा होना चाहिए, मध्यम पुरुष होना चाहिए, मध्यम पुरुष। लोट लकार के रूप इसके इस तरह से चलते हैं, लभताम लभ्यताम लभंताम। मध्यम पुरुष है वो क्या चलता है, लभस्व, लभस्व से रूप है इसके शुरू होंगे, लभस्व लभेथाम लभध्वम, ये आप किताब में भी देख सकते हैं। और यहाँ इसका जो उत्तर है वो भी क्या हो जाएगा, लभस्व, ये लभस्व होगा इसमें। और ये जो लब से इसमें दे रखा है ने, ये मध्यम पुरुष से एक वचन है, लब से मध्यम पुरुष से एक वचन, और लट लकार, ये लट लकार का रूप है। फिर दूसरा देखो लभेत, तो लभेत है, इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं ये उसी प्रकार का है विधिलिंग लकार जैसा, लेकिन इस लभेत में तय के नीचे हल्का निशान नहीं होता, और उसमें होता है, उसमें जैसे हम पठेत बोल लेते हैं तो उसमें होता है। तो इस निशान का, यानी जो हल्का चिन्ह है, इसका ध्यान जरूर रखें। तो ये विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, लभ्यताम लभेयाताम लभेरन, लभेरन। पेपर अधिक, यानी लब रूप के, लब धातु के रूप याद कर लें आप, कहने का मतलब यही है। तो इसमें क्या है कि लट लकार है, उसमें लब का लप आदेश हो जाता है, यानी लब के स्थान पर क्या हो जाता है, लप हो जाता है। यह आपको लिट लकार में भविष्यत काल में ध्यान रखना है। फिर है लभताम, लभताम, तो ये लोट लकार का है, लोट लकार में, और प्रथम पुरुष है उसमें लभताम होता है एक वचन, और ये काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि उस साइड में हम देखेंगे तो ये अलग प्रकार से होगा, द्विवचन में आएगा। किसमें, जब हम प्रश्नपदी में पढ़ते हैं तब। तो लभताम शब्द को अच्छी तरह से ध्यान में रख लें, ये इसमें द्विवचन नहीं है बल्कि क्या है, एक वचन है, इसका खास ध्यान रखें, लभताम। क्योंकि उधर अगर हमें ये देखें कि जैसे मान लीजिए पठ धातु है या गम धातु है, उनके रूप ही हमें ज़्यादा याद हैं, उनके बार बार रूप भी याद करते हैं। तो आता तो वहाँ भी लोट लकार ही है, लेकिन वहाँ ये द्विवचन का रूप है, हाँ, जैसे पठताम या भवताम, तो ये क्या है, द्विवचन का रूप है।
और इसमें ये किसका रूप है, एक वचन का रूप है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सजग रहना है, वरना प्रश्न गलत हो सकता है और संस्कृत में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो, मुद्द धातु। मुद्द का अर्थ होता है प्रसन्न होना। प्रसन्न होना, मुद्द का अर्थ क्या है, प्रसन्न होना है, मुद्द धातु। तो मुद्द है वो भी क्या है, आत्मनेपदी है और भवादि गण है। इससे मुद्द धातु में इसके रूप हैं, मु ऊ का ओ बन जाता है। ऊ का ओ बनना आप ध्यान में रखेंगे। जैसे फिर कोई दिक्कत नहीं है, सहयोगी जैसे ही चलेंगे। मोदते, मोदेते, मोदनते, एक रूप में आपको बता देता हूं। जैसे इसमें देखो, मोदते, फिर ये दे के ऊपर एक मात्रा आ जाएगी मोदेते, और फिर है मोदनते। अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। ऐसे जो है ना, ये मध्यम पुरुष है, उसमें मोद से हो जाएगा, मोदे थे हो जाएगा, ये मो है, मोदे थे और मोदद्वे। ऐसे ही मोदे, ये उत्तम पुरुष में हो जाएगा, मोदावय है, वैसे सेवावय है, मोदावय है, मोदामय है, इस तरह के रूप बनेंगे। और ये भवादि गण की आत्मनेपदी धातु है। तो मैं का मोह हो जाता है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। प्रत्येक लकार में 500 लकारों में मोह बनेगा, तो उससे भी आप सही कर सकते हैं। अब इसमें आप जो है ना वो इसका लिट लकार बनाओगे तो से दूसरा लिखोगे। जैसे ये देखिए आप, मोदी सेते, मोदी सेते, ये लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। फिर इसका द्विवचन बनेगा तो केवल यहाँ मात्रा लग जाएगी, ये मोदी सेते हो जाएगा। और मोदी सेनते, इसके बाद में ये के ऊपर नहीं लगेगी, और ये क्या बनेगा, मोदी सेनते। ऐसे इसके रूप में वो चलते हैं लिट लकार में। अब हमारा प्रश्न देख लो, मुद्द धातो विधिलिंग लकारे, विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। तो विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष है और एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो ये हो जाएगा मोदेय। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, मोदेय होगा। ये थोड़ा टिपिकल है, हार्ड है। फिर देखो 20वां प्रश्न, जन धातो लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। ये जन धातु, जन मानी उत्पन्न होना, जन का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना होता है। और इसके रूप हैं वो थोड़े, क्योंकि ये द्विवादी गण की आत्मनेपदी धातु है, तो इसमें जो रूप है ना वो जायते, जायते, जायन्ते, ऐसे चलेंगे। जायते, जायते, जायन्ते, ऐसे ही जाये से, जाये थे, जाये द्वे, ऐसे ये जाए, ये रूप इंपॉर्टेंट है। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। जायावय है, जायामय है, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे और किताबों में आसानी से मिल जाते हैं। अब प्रश्न देखो आप, जन धातो लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। ये लकार कौन सा है, लंग लकार है, और प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। तो प्रथम पुरुष से एक वचन रूप, यहाँ आपको मैंने पहले भी बताया था कि खास ध्यान रखना है इसका। ये देखिए आप, ये हल्का निशान इसमें नहीं होता, बल्कि ये होगा उत्तर, ये खास ध्यान रखना है। अजायत इसमें ये नहीं होगा, हल्का निशान नहीं होगा। ये व्याकरण के प्रश्न थे 20, जिनमें हमने मुख्य धातु और शब्द रूप लेने का प्रयास किया है। आप इनको जरूर याद कर लें, रट लें, एकदम से जरूरी है संस्कृत में। इसका और कोई उपाय नहीं है कि आप अंदाज या अनुमान से कर दोगे, तो ऐसा नहीं लगता कि अनुमान से ये उत्तर हैं वो हो सकते हैं, नहीं होंगे, बहुत मुश्किल काम है। 21वां प्रश्न देखो, प्राथमिक स्तरे संस्कृत शिक्षण से सर्वोत्तमा विधि अस्ति। तो क्रीड़ाविधि, यानी ये हम सब जानते हैं कि क्रीड़ा विधि है वो ही प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त है, चाहे हिंदी में आए चाहे
आपके SST में आए, किसी में भी आए, क्योंकि बालकों के लिए प्राथमिक स्तर है, वहाँ पर खेल विधि इम्पोर्टेंट है। हिंदी में आपको खेल विधि के बारे में पूरा बताया जाएगा, कौन कौन सी खेल विधियाँ हैं, प्राचीन विधि, नवीन विधि। तो नवीन विधि के रूप में खेल विधि का आविष्कार हुआ, ये सब चीज़ें आपको उसमें बताएंगे। उसके बाद में देखो, रचना शिक्षण से सर्वोत्तमा विधि अस्ति, यानी रचना शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है। तो संस्कृत में प्रश्नोत्तर विधि मानी जाती है, अनुकरण करके वैसे ही नहीं होगी, प्रश्नोत्तर विधि ही सबसे अच्छी मानी जाती है। पहले मैं आपको केवल उत्तर बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन एक, क्योंकि आपको बताया हुआ कि शिक्षण विधियों के बारे में रोजाना अपन 15-20 मिनट पढ़ेंगे भी, तो वो लास्ट में पढ़ रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तरे संस्कृत व्याकरण शिक्षण से सर्वोत्तम विधि अस्ति, ये व्याकरण की सबसे अच्छी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर तो हमारी संस्कृत होती ही नहीं, तो उच्च प्राथमिक स्तर से 6ठी क्लास से तो शुरू होती है। तो इसमें देखिए आप कि ये अव्याकृत विधि होगी, अव्याकृति विधि, अव्याकृत, ये अव्याकृत विधि है, वो आपको बताया हुआ है कि भाषा संसर्ग विधि को ही कहते हैं। यानी बालक स्वाभाविक रूप से व्याकरण सीखे, सहज रूप से व्याकरण सीखे। बाकी तीनों विधि हैं वो भी किस में होती हैं, वो भी व्याकरण शिक्षण में। लेकिन इसमें ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हिंदी में हम कौन सी करते हैं, आगमन विधि करते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या करनी है, अव्याकृति विधि करनी है। और फिर देखो, भारतीय पाठ्य पुस्तक विधे समर्थक अस्ति, यानी जो रीडिंग मेथड जो दिया हुआ है, तो वो डॉक्टर वेस्ट महोदय का दिया हुआ है। ये ढाका में जो कॉलेज है उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने बताया कि रीडिंग यानी वाचन ही सबसे महत्वपूर्ण है, वाचन से ही दूसरी भाषा है वो सीखी जा सकती है। तो इसके भारत में समर्थक हैं वो वेस्ट महोदय हैं। ये वेस्ट महोदय नई शिक्षण विधि, वैसे द्वितीय भाषा शिक्षण विधि के रूप में इनकी विधि को काम में लिया जाता है। 25वां प्रश्न देखो, शिक्षणम प्रभावी कर्तुम का विधि समीचीना अस्ति, यानी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विधि है वो उपयुक्त है। तो करके सीखना ही उपयुक्त है, और इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, कृत्वा शिक्षण विधि, कृत्वा शिक्षण विधि। पाठशाला विधे गुणो अयम न अस्ति, पाठशाला विधि हम पढ़ चुके हैं, तो पाठशाला विधि का गुण ये नहीं है। तो इसमें नैतिक मूल्यानाम विकास होता है, नैतिक मूल्यों का। तो दूसरा है संस्कृत संरक्षण, भी आपको बताया था पहले वीडियो में कि संस्कृत संरक्षण के लिए पाठशाला विधि उसने अच्छा कार्य किया है। तो ये मंदबुद्धि बालाना लाभ है, तो मंदबुद्धि बालकों के लिए ये लाभप्रद है। ये जो चीज़ है वो इसमें नहीं है, ये इसकी, क्योंकि मंदबुद्धि बालकों के लिए पाठशाला विधि वो उपयुक्त नहीं है। इसमें जो प्रखर बुद्धि वाले हैं, मेधावी छात्र हैं, उनके लिए ये उपयुक्त है। मंदबुद्धि बालक है वो इसमें पिछड़ जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखो, लॉर्ड मैकाले महोदय से शिक्षानी निरंतरन विकसित विधि कहा, यानी वैसे क्या है कि ये थोड़ा सा शब्द है, उसको आप देख लें कि लॉर्ड मैकाले महोदय हैं, उनकी जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति है, यानी शिक्षा नीति का के बाद, ये इसको थोड़ा शब्दों को तोड़ना भी सीख लें। ये देखिए नीति है, यहाँ तो आपको विभक्ति आनी चाहिए नीति की, और उसके बाद में है संधि हो जाएगी अनंतरम, अनंतर मानी के बाद। तो के बाद इसका अर्थ आपको देखना है, और शिक्षा नीति है अनंतरम, अनंतरम यानी शिक्षा नीति के बाद विकसित कौन सी विधि है, विकसित विधि कहा, यानी कौन सी विधि है वो बाद में विकसित हुई। तो व्याकरण अनुवाद विधि, तो व्याकरण अनुवाद विधि, ये व्याकरण अनुवाद विधि है जो बाद में व्याकरण अनुवाद विधि, इसमें डी हो जाएगा।
ठीक है, पाठशाला और खंडान्वयन ये पहले की है। तो व्याकरण अनुवाद विधि है वो इसके बाद में ही विकसित हुई, लेकिन फिर भी ये प्राचीन शिक्षण विधियों में ही मानी जाती है। फिर है प्रश्नोत्तर विधे दर्शनम भवति। प्रश्नोत्तर विधि है ये पाई जाती है या इसके दर्शन होते हैं किसमें? महाभाष्य में। महाभाष्य में प्रश्नोत्तर विधि है। और अष्टाध्यायी है, इसमें कौन सी विधि है? अष्टाध्यायी है, इसमें सूत्र विधि है। तो ये महाभाष्य जो पतंजलि का है। हर्बर्टीय पंचपद्या विकसितम रूपम अस्ति, कि हर्बर्ट है उसकी जो पंचपदी है उसका विकसित रूप है। तो इसका विकसित रूप है वही क्या है? मूल्यांकन विधि बनी। वो बाद में क्या बनी? मूल्यांकन विधि। 30वां प्रश्न है कठिन शब्दान व्याख्यातुम विधि अस्ति। कठिन शब्दों की व्याख्या के लिए विधि है। कठिन शब्दों के लिए व्याख्या की विधि है। तो उद्बोधन के द्वारा भी, उद्बोधन विधि, ये दोनों एक से ही विकल्प हो गए। हाँ, प्रबोधन हो चाहे यहाँ प्रबोधन कर लें तो भी वही बात है। और स्पष्टीकरण विधि सर्वे अपि यानी सभी, इसमें डी हो जाएगा। तो ये तो आपके प्रश्न थे। संस्कृत में इस तरह की मिस्टेक होती है, लेकिन हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि हम मिस्टेक को दुरुस्त कर लेते हैं। जब मैं पढ़ता हूँ तो समय अभाव के कारण ये मैं सॉल्यूशन के टाइम ही पढ़ रहा हूँ इनको, तो अब से इसको पहले भी देखा जाएगा। एक बार मैं पहले देखूंगा क्योंकि मैं समय अभाव के कारण इसको पहले देख नहीं पाता हूँ। तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन दुरुस्त करवा दूंगा, आप विश्वास रखिए। एक भी मिस्टेक है वो नहीं रहेगी। अगर फिर भी मान लीजिए कोई रह जाती है तो मैं लास्ट में सारे वीडियो वगैरह देखूंगा, इनके पेपर देखूंगा, लास्ट में आपको दुरुस्त करवा दूंगा कहीं कोई भूल से रह जाए। तो ये है, कल हमने प्राचीन विधि में पढ़ा था और प्राचीन विधि है उसमें हमने पाठशाला विधि पढ़ी। अब आज देखिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन विधि में ही। प्राचीन विधि में ही दूसरी विधि पढ़ रहे हैं और दूसरी विधि है वो है व्याकरण अनुवाद विधि। दूसरी विधि कौन सी पढ़ रहे हैं हमें? व्याकरणानुवाद विधि। इस पर सरल ही प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की मेरी समझ में ज़रूरत नहीं है। इसको ही भंडारकर विधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वो क्या है? भंडारकर विधि, जो आप सब जानते हैं। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ है वो केवल संस्कृत ही ले रहे हैं, हिंदी नहीं ले रहे हैं, ऐसे कुछ ही कैंडिडेट हैं, एक दो कोई, तो उनके लिए बता रहा हूँ। भंडारकर है वो संस्कृत में ऐसे लिखा हुआ भी मूल किताब में मिलता है, भंडारकर पद्धति या विधि। तो इसमें जो है ना वो सबसे पहले आपको मूल किताब है उसमें एक ही बात मिलेगी कि इसका विकास है वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद हुआ। यानी लॉर्ड मैकाले उन्होंने 1835 में शिक्षा नीति दी थी, उसके बाद विकसित हुई। और ये जो विधि है ये पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है वो इस पर हावी है, यानी उसकी नकल की है। इसको भंडारकर विधि क्यों कहते हैं? ये देखिए कि डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा इस विधि का प्रारंभ किया गया। भंडारकर उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, उनका नाम है संस्कृत ऐसा ही है, इसमें पूछ लेते हैं कुछ से। तो उनकी 2 किताबों का नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लें, बस आपको वहाँ याद आ जाए। तो भंडारकर है वो अपन ने मार्ग बताए वो उपदेश दियो, तो मार्ग उपदेशिका ऐसे याद रखें इसको, मैं आपको मारवाड़ी में बता रहा हूँ। हाँ, अपन के दियो मार्ग दियो, हाँ मार्ग को उपदेश दियो तो मार्ग उपदेशिका, ठीक है। और एक भंडारकर है क्योंकि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, तो रामकृष्ण के क्या होते हैं? मंदिर होते हैं। तो मंदिर शब्द इसमें दूसरी किताब में आएगा और वो क्या है? संस्कृत मंदिरांत, ये यहाँ देख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका, कि राम और कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करो जाया करो, बस ये 2 उपदेश दिए हमें।
ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका अनुकरण करने वाले हैं वो जो संस्कृत शब्दकोश लिखने वाले हैं, जिनका नाम सब जानते हैं, आपटे को। तो वामन शिवराम आपटे थे, वामन शिवराम आपटे, ये इनके फॉलोवर थे। उन्होंने भी एक रचना है वो अंग्रेजी में की थी, इसलिए नाम नहीं पूछेंगे। द स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन, द स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन। ये इनकी किताब है, जो इन्होंने क्या है कि उच्च कक्षाओं के लिए इन्होंने इस किताब की रचना की थी। बाकी मैकडोनल हैं वो इनके समर्थक थे, और कैल हॉरन मोनियर विलियम भी इसके समर्थक थे, ये शायद नहीं पूछेंगे। अब इस विधि में होता क्या है संस्कृत में, देखो सबसे पहले इस विधि में क्या करेंगे कि संस्कृत व्याकरण पाठ की उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है। उसके बाद में व्याकरण के नियम का पर्याप्त अभ्यास करवाया जाता है। सर्वप्रथम द्वितीय भाषा का ही व्याकरण पढ़ाया जाता है, तो इसमें संस्कृत का व्याकरण पढ़ाया जाएगा। अभ्यास के लिए नवीन शब्द बता दिए जाते हैं। उसके बाद में संस्कृत वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही व्याकरण अनुवाद विधि है। लेकिन पहले व्याकरण पढ़ाया जाएगा, फिर अनुवाद करना सिखाया जाएगा, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान के बिना अनुवाद सही नहीं होगा संस्कृत में, इसलिए पहले व्याकरण जरूरी है। और फिर मातृभाषा के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने का अभ्यास भी करवाया जाएगा। यानी दोनों प्रकार से है, संस्कृत वाक्यों का मातृभाषा में और मातृभाषा का संस्कृत में, ये आपके भी दोनों ही हैं। और इसके बाद में देखो इसमें संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान न करवाकर कुछ सरल नियम उनका ही ज्ञान किया जाता है। इसे परंपरागत विधि या शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शास्त्रीय विधि। ये आपको ध्यान में रखना है। और वैसे क्या है कि हिंदी में तो ये है कि इसमें रटने पर बल दिया जाता है, लेकिन इतना नहीं दिया जाता, क्योंकि संस्कृत में क्या है कि पाठशाला विधि है, उसमें कंठस्थीकरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर समझने अवबोधनात्मक शक्ति है उसका विकास किया जाता है। ये हिंदी से थोड़ा अलग है, क्योंकि बालक है वो समझ करके ही अनुवाद कर सकता है। संस्कृत में पेपर आएगा तो आपको एक मैं इसमें बता देता हूँ कि इसके उद्देश्य है वो क्या है। ये देखिए आप संस्कृत, थोड़ा धीरे ही लिख रहा हूँ, भाषाया संस्कृत भाषा का वर्गीकरणम कृत्वा माने करके, इसमें त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय, यानी संस्कृत भाषा का वर्गीकरण करके सरलता से, तृतीय विभक्ति है, संस्कृत उपपादानाम, संस्कृत विषयों यानी विषय पादनाम, उपपादन, यानी दोबारा सुन लो, संस्कृत भाषाया वर्गीकरणम कृत्वा सरलतया संस्कृत विषय उपपादनम, यानी संस्कृत भाषा का वर्गीकरण करके सरलता से संस्कृत जो विषय है उसको जो है संस्कृत विषय को समझाया जाता है या सिखाया जाता है। और इसमें संस्कृत का प्राथमिक ज्ञान है उसका संपादन होता है। ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए सुलभ है, इससे शिक्षण करवाया जा सकता है। और ये आपको खास ध्यान में रखना है कि कंठस्थीकरण से दूरीकरण, कंठस्थीकरण है उसकी
जो कमी थी पाठशाला विधि में उसको दूर किया गया है। ये व्याकरण अनुवाद विधि है। हिंदी में हमने विस्तृत रूप से इसमें इसके गुण दोष हैं वो पढ़ लिए हैं, क्योंकि एक तो ये जो है बहुत ही नीरस है, क्योंकि व्याकरण और अनुवाद पर ही बल दिया जाता है। एक इसमें भाषा के जो अन्य पक्ष हैं, उच्चारण, अभ्यास, मौखिक कार्य, रसानुभूति, इनकी उपेक्षा रहती है। और ये प्रारंभिक स्तर पर बिल्कुल भी उचित नहीं है, उच्च स्तर में फिर हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें व्याकरणिक केंद्र बिंदु रहता है। अन्य जो साहित्यिक अंग है ना उनकी उपेक्षा हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अच्छी बातें भी इसके अंदर हैं कि व्याकरण के नियम है उनको बोधगम्य बना दिया जाता है, बालक आसानी से समझ सकते हैं। संस्कृत नियमों का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हुए शिक्षण सूत्रों का अनुसरण भी इसमें किया जा सकता है। बालक में स्वाध्याय की आदत भी पड़ती है। और एक दूसरा है कि ये व्याकरण अनुवाद विधि की, उसमें भी आप ध्यान रख लेना, ये आपको ध्यान में रखना है कि बड़े समूह को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। हिंदी में भी आप याद रखें, क्योंकि कितनी बड़ी कक्षा हो, चाहे बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। बड़ी का मतलब यहाँ उच्च कक्षा नहीं है, यानी कक्षा का आकार बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बच्चे हों, तो वहाँ इस विधि को सरलता से काम में लिया जा सकता है और समय, शक्ति और धन की बचत इसमें हो सकती है। और दूसरा, संस्कृत में इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में कहोगे कि रटने पर बल दिया जाता है। संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा में अगर बात करें तो व्याकरण से अनुवाद से च महत्वमस्ति न तो भाषाया, यानी व्याकरण अनुवाद का ही महत्व रहता है, भाषा का नहीं। ऐसा पद्धति निरसा भवति, ये पद्धति निरस है। श्रवण भाषा भाषण कौशल्यो अवकाश न अस्ति, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये पूछ सकते हैं, मैं लिख भी रहा हूँ इसलिए। श्रवण भाषण दो कौशल हो गए ना, सुनना और बोलना, इसलिए यहाँ द्विवचन आएगा, कौशलयो हो। ये देखिए रामयो हो, द्विवचन आ गए ना। अवकाश है का मतलब यहाँ अवसर है, न अस्ति नहीं है, ये खास है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है ना शब्द सौंदर्य से, अर्थ चमत्कार से, रसा अनुभूते च स्थानम न अस्ति, शब्द सौंदर्य से, अर्थ चमत्कार से, रसानुभूते च स्थानम न अस्ति, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में आपको बता दिया है और ये प्राचीन विधि मानी जाती है। इसके बाद में देखो नवीन शिक्षण विधियाँ, लेकिन आज का जो अपना ये टेस्ट पेपर था, ये इसका सॉल्यूशन कईयों की शिकायत है, ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है, तो पढ़ाएंगे तो बड़ा होगा। और इसके बारे में आप कमेंट भी कर देंगे बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई कहते हैं नेट नहीं होता है, हम तो 2 दिन तक ही नहीं देख सके, क्योंकि पहला जो टेस्ट है उसका जो वीडियो बनाया था वो 2 घंटे से ऊपर का था, तो कईयों की शिकायत आई है, इसलिए मैंने ये थोड़ा लेट भी बनाया और आपको ये उपलब्ध हो जाए, आप इसमें से कुछ सीख सकें, आपको संस्कृत सीखने और पढ़ने की हैबिट बन सके। इसमें शायद ये टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपका सहयोग करेगी। और ये निश्चित रूप से सॉल्यूशन वीडियो हैं वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं परीक्षा में, इसलिए इनको ध्यान से देखा करो। जब भी आपको समय मिले, जो इसमें काम की चीज़ है वो नोट कर लिया करो। और मैं आज आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि बैठते उठते जो भी आप सोए हुए कैसे भी, आप लेट करके भी धातु रूप और शब्द रूप याद कर सकते हैं, रटिए। आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं, इतना तो कोई जो भी पढ़ना जानता हो, जैसे आपके मम्मी पापा भाई बहन परिवार का कोई भी सदस्य, रूममेट जो भी हैं, तो उनको आप एक ये किताब दे दें धातु रूप और इनकी, या अपनी नोटबुक दे दें। नोटबुक में आपने सही लिख रखा है या नहीं लिख रखा है, ये भी महत्वपूर्ण है, तो सही देखें। गाइड में कुछ रूप हैं वो गलत भी हैं, तो गाइड से थोड़ी सावधानी बरतें। और इनमें 6ठी 7वीं 8वीं की जो किताबें हैं उनमें आप रूप देखें तो ज़्यादा अच्छा है। उसका अभ्यास आपको लास्ट में मैं करवा दूंगा निश्चित रूप से 6ठी 7वीं 8वीं का। तो कुछ पेपर हैं वो बनाए हुए भी पड़े हैं, वो इस पर डाल दिए जाएंगे। तो आप
यानी रूप याद करें, धातु रूप और शब्द रूप। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि 5-6 प्रश्न हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि संस्कृत में 10 प्रश्नों को प्रभावित करता है। कौन से? धातु रूप और शब्द रूप। आपको ऑटोमेटिक ही प्रश्न आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बिना आप संस्कृत नहीं सीख सकते, आप वो प्राप्त नहीं कर सकते जो आपको प्राप्त करना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लिख भेजेंगे। आज 2-3 त्रुटियाँ वो आपने दुरुस्त कर ली होंगी। ये त्रुटियाँ हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए भी हैं कि कुछ है ना वो वीडियो इस तरह से ही देख लेते हैं, यानी टेस्ट सीरीज़ देख लेते हैं, तो उनके पास तो वो गलत इन्फॉर्मेशन ही रहेगी, लेकिन आपके पास वो बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। आप क्योंकि हम अपनी गलती सुधार लेते हैं तो वो और भी ठीक है, हम और ज़्यादा सचेष्ट हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। जो हमने गलती की है वो तो हम फिर भूलते ही नहीं ना। तो इसके लिए ये इसका एक फ़ायदा भी है। आज का अपना वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।